अगर संगठित होके करना है तो हाकम सिंह कहते कि मेरे साथ राम कंडवाल भी मिला हुआ है, दिखा दे हाकम सिंह कि भाई राम कंडवाल मेरे साथ मिला है और ये हम संगठित होकर ये सारी योजनाएं रचते हैं। कह दे, क्या दिक्कत है, कर दो मुझे गिरफ्तार, निकालो तो ऐसे कोई सबूत, या फिर वो राठी बोल दे या फिर मुकेश सैनी बोल दे हरिद्वार का कि भाई ये राम कंडवाल और हम संगठित होके करते हैं। आप कर दो लोक सेवा आयोग बंद, आप फिर ये उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग बंद कर दो। इस प्रदेश में जो 3 आयोग हैं, मेडिकल का जो आयोग है उसको भी बंद कर दो, ताला लगा दो और युवाओं को ये कह दो कि आप भी कल से उपनल पे अप्लाई कर दो, आप आउटसोर्स पे अप्लाई कर दो। और सब क्या करते हैं, 10-10 साल जब तुमको हो जाएंगे तुम सब जो है सरकारी नौकरी पे लग जाओगे। देखिए मेरी समझ में नहीं आ रहा, अभी चुनाव लड़ना राम कंडवाल के कोई दूसरा कैसे डिसाइड कर सकता है? कोई अगर कोई अफवाह फैलाना तो सबका काम है, और कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा कि राम कंडवाल चुनाव लड़ेगा, अब ये ऐसा करेगा, अब वैसा करेगा। ठीक है, लोगों को अगर सोचना है तो सोचो, हमारा प्रचार करते रहो, हमें और क्या चाहिए भाई। राम कंडवाल का प्रचार ही तो हो रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ठीक है, करे, प्रचार करे, लेकिन कोई तीसरा आदमी ये तय नहीं कर सकता कि राम कंडवाल क्या करेगा। बॉबी पवार ने आपको अध्यक्ष बनाया, इसने आपको वो किया, ऐसे नहीं चलता है बेरोजगार संघ में। बॉबी पवार जी को जब अध्यक्ष बनाया था तो उसमें किसी पर्टिकुलर किसी इंसान ने अध्यक्ष नहीं बनाया था, एक पूरी मीटिंग बैठती है, एक सभा होती है, उसके बाद जो है अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं बेरोजगार संघ में। राम कंडवाल भिखारी तो नहीं है कि आप जो है कि राम कंडवाल के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। राम कंडवाल ने भी नौकरी छोड़कर आया है आज से 7-8 साल पहले, है ना। राम कंडवाल का ऐसा नहीं है, राम कंडवाल का भी घर है, उसका भी परिवार है, तो भाई हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो है। पर मैं फिर से कह दूं कि एक शख्स, राम कंडवाल ने किसी बेरोजगार से 10 रुपए तक नहीं लिए, राम कंडवाल ने किसी सरकारी कर्मचारी से 10 रुपए तक नहीं लिए, व्यापारी से 10 रुपए तक नहीं लिए हैं। एक भी खड़ा करके आप दिखा दो यहां पे। दोस्तों नमस्कार। प्रदेश में भर्ती घोटालों की पटकथा आम बन चुकी थी और इस पटकथा के बीच कुछ युवा सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं और जेल जाते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जन्म होता है और बॉबी पवार इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। आज हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के वर्तमान अध्यक्ष राम कंडवाल जी जुड़े हुए हैं और एक सीधी बात राम कंडवाल जी से करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि बड़े सवाल बेरोजगार संघ पर भी उठने शुरू हो चुके हैं। राम कंडवाल जी नमस्कार, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? मैं आपकी जर्नी के विषय में जानना चाहूंगा, कहां से आपकी शिक्षा हुई। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि आपने जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स भी अपने दिखाए, किस प्रकार से रही जर्नी, कहां का आपका जन्म है? जी देखिए मेरा जन्म बेसिकली श्रीनगर गढ़वाल के मलिथा गांव में हुआ है, जहां पर ये बुगानी पड़ता है। और बुगानी एक तरह से हिमंती नंदन बोगना जी की जन्मस्थली है। उनके जो पुत्र हैं अभी वर्तमान में, जो उनके दादा थे तो उनके सौरभ बोगना है, विजय बोगना है, तो उनका जो गांव है उसी गांव के नजदीक के हम हैं, वहां मेरा जन्म हुआ था। और बाकी सारी जो हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है वो कोटद्वार से हुई है। कोटद्वार के बाद जो है मैं सीधे एक तरह से जो दून बिजनेस स्कूल है सेलाकुई में, वहां से हमने जो है मास कम्युनिकेशन किया, वहां से हम टॉपर हैं। और इसके अलावा उसके बाद फिर हम जो है कई जगह हमने नौकरियां की हैं, चाहे हम हैदराबाद में हमने नौकरी की ईटीवी में, इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में, वहां मैंने नौकरी की है। तो इन तमाम चीजों के बाद जो है जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई। फिर अचानक लगा एक दिन जो है सामने से चीजें देख रहा था, यूट्यूब में देख रहा था, प्रदेश में जो है फॉरेस्ट गार्ड में नकल हुई थी और उसकी काफी जबरदस्त रैलियां भाई बॉबी पवार जी के नेतृत्व में चल रही थी। उस समय मैं स्टेट से बाहर था और जब मैंने ये सब देखा तो बहुत सारे बच्चे उस समय अनशन पे भी बैठ गए थे और जो लगातार हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे थे, उनको उल्टियां हो रही थी, दस्त हो रहे थे, वो सब चीजें जो है मुझे प्रदेश के बाहर से देखा नहीं जा रहा था। ये बात है साल 2018 के एंड की। तो अजीब सा लगा कि भाई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक युवा होने के नाते चलो मैं चंद पैसे अगर कमा रहा हूँ, लेकिन वो पीड़ा मेरे अंदर भी दिख रही थी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये सब छोड़कर अपने राज्य जाया जाए और इन युवाओं के साथ जो है आगे बढ़ा जाए। तो उसके बाद से फिर हम यहाँ आए, भाई बॉबी पवार जी से संपर्क हुआ। हालांकि उससे पहले हमने एक अपना अलग एक संगठन बनाया था जिसे देवभूमि बेरोजगार मंच के नाम से जाना जाता था। उसके थ्रू हमने काफी युवाओं को जोड़ा, फिर बॉबी पवार से संपर्क हुआ और आज हम यहाँ पर बैठे हैं। राम भाई,
एक वीडियो जो है बड़ा गूंज रहा है, कहा जा रहा है कि राम कंडवाल जो है गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके थे और राम कंडवाल ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ी है। दरअसल हुआ क्या था कि साल 2011 में एसएससी द्वारा पूरे देश भर में पहली बार एक तरह से जो कंबाइंड सिपाही भर्ती होती है, चाहे बीएसएफ हो, एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या फिर जो अन्य भर्तियां थी वो निकाली गई। उसमें पहली बार जो है लगभग 60,000 वैकेंसी निकली थी। उस समय हमने भी अप्लाई किया था साल 2011 में और उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। उसमें जो है मेरिट जो गई थी वो 62 नंबर गई थी आखिरी बीएसएफ की, और मेरा हुआ था एसएसबी में सिलेक्शन, जिसमें मेरे जो है 59 नंबर थे उसमें एसएसबी वाले उसमें। तो वहां मेरा सिलेक्शन हुआ है साल 2011 में। लेकिन पारिवारिक कारण है, अब चीजें वो थी, घर वाले नहीं जाने दे रहे थे, है ना, तो हमने जो है वो नौकरी वहीं पर क्विट की। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो शौक था, मेरा जो एक तरह से चीजें थी, मेरी पत्रकारिता की ओर ज्यादा थी। हम हमेशा जो है टीवियां देखा करते थे, जो चैनल्स हैं उनको देखा करते थे, और वो एक तरह से रुचि थी मेरी। तो उसी रुचि के अनुरूप जो है अगले साल ही हमने दाखिला ले लिया यहाँ पर डूइंग बिजनेस स्कूल में। तो वहां हमने एडमिशन लिया और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। अब सवाल ये उठता है कि जय और बीरू की जो ये जोड़ी है जो आज धमाल कर रही है, एक और बॉबी पवार जो स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और वो वहां झंडे गाड़ रहे हैं, एक और राम कंडवाल, सीबीआई जांच आप लोगों ने बैठा दी है। ये मेल किस प्रकार से हुआ, बॉबी पवार से किस प्रकार से मिले? देखिए भाई बॉबी पवार, मैंने तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि उनके जैसा निडर व्यक्ति मैंने तो आज तक इस उत्तराखंड में नहीं देखा। राज्य गठन के बाद, राज्य गठन के समय हुए होंगे कई क्रांतिकारी हुए होंगे, लेकिन राज्य गठन के बाद एक ऐसा युवा जो बेखौफ है, जो डरता नहीं है, जो सीना तान के जो है किसी भी कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है, किसी से कोई डर नहीं उसे। मेरा संपर्क उनसे ऐसा हुआ था कि साल 2000 लगभग 20 में 20-21 में एक भर्ती घोटाला हुआ था, संयुक्त स्नातक स्तरीय पटवारी का घोटाला हुआ था 2021 में। तो उससे पहले बॉबी और हम जो है बातें तो करते थे, लेकिन एक दूसरे के इतने संपर्क में नहीं थे। फिर हमने एक रैली अनाउंस हम करते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, तो उस समय मैंने भाई बॉबी पवार जी को फोन किया और हमने कहा कि क्यों ना पवार जी, एकजुट होने का समय है और हमको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हमारा अलग संगठन था, भाई बॉबी पवार जी का अलग संगठन था, और पूरे प्रदेश के युवा ये चाहते थे कि आप दोनों साथ हो जाइए और साथ होके जो है एक साथ लड़िए आप युवाओं की लड़ाई। तो हम फिर एक साथ हुए, और जैसे हम एक साथ हुए तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में सारे भर्ती घोटाले उजागर हुए। इस प्रदेश में युवाओं का एक नया संगठन बेरोजगार संघ को काफी बड़ी मजबूती मिली। आज अगर आप देख रहे होंगे तो जगह जगह जहां भी आप, चाहे कोई अधिकारी बैठा हो फर्जी तरीके से कहीं पर भी बैठा हो, उसको जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास आते हैं, सारी चीजें हमारे पास आती है, तो हम डंके की चोट पर करते हैं। बॉबी पवार जी से मैं तो खासा एक तरह से खुश हूं कि उनसे हमारा संपर्क हुआ, क्योंकि उनके साथ काम करना वाकई में बहुत कमाल की चीज है। और मैं चाहता हूं कि इस राज्य के हर युवा को भाई बॉबी पवार से संपर्क जरूर करना चाहिए, उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए और उनके जो जीवन है उसको, इतिहास को जरूर समझना चाहिए। अब भर्ती घोटालों को लेकर जो है सीबीआई जांच हो चुकी है और सीबीआई जांच चल भी रही। अब सवाल ये उठता है कि जनता ये कह रही है कि पेपर लीक होता है और सबसे पहले बेरोजगार संघ के पास कैसे आ जाते, क्या इनके बीच कनेक्शन है? इसको लेकर भी जो है तमाम सवाल ला रहे हैं। आखिर ये कनेक्शन क्या है? लोग पुलिस के पास नहीं जाते हैं, बेरोजगार संघ के पास आ जाते हैं, क्या है पूरा मुद्दा? देखिए ये वही बात हो गई ना, अब बेरोजगारों का ज्यादा संपर्क किससे है? भाई राम कंडवाल, बॉबी पवार या फिर उत्तराखंड बेरोजगार संघ, इसी से है। तो कोई अगर किसी युवा के साथ मान लीजिए कुछ अनहोनी होती है, या उसका फॉर्म, एक हल्का सा फॉर्म भी गलत होता है, या फिर वो जो है किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता है, उस मुसीबत में तो किससे पुकारेगा? वो बेरोजगार संघ को पुकारेगा, वो बॉबी पवार को पुकारेगा, राम कंडवाल को पुकारेगा। तो वही यहां पर भी हुआ। इस जहां पर वो सेंटर से जहां से नकल हुई, वो जो प्रोफेसर थी उसने भी सीधा ये समझा कि क्यों ना मैं जो है बॉबी पवार से संपर्क करूं। भाई जो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले जो है भर्ती घोटाले उजागर किए हैं, 100 से ज्यादा लोगों को, माफियाओं को अब तक हम जेल पहुंचवा चुके हैं, तो क्यों ना एक ऐसे शख्स से जो है संपर्क किया जाए। उन्होंने बॉबी से संपर्क किया, बॉबी पवार जी ने उसके बाद वो चीजें हमको भेजी और हमने जो है पूरे प्रदेश को बताया कि भाई आज का पेपर लीक हो गया। और जो पेपर लीक हुआ वास्तव में लीक है, चाहे उसके 3 पन्ने आए, चाहे 3 पन्ने हो, चाहे 4 पन्ने हो, चाहे 10 पन्ने हो, पेपर लीक होता है। और राज्य का ऐसा कोई युवा नहीं है जो हमारे संपर्क में नहीं हो।
देहरादून से लेकर आप पिथौरागढ़ चले जाइए, पिथौरागढ़ से आप हरिद्वार आ जाइए, हर युवा हमारे संपर्क में, और उसे कुछ भी मुसीबत होती है तो सीधे वो हमें पुकारता है। ऐसी अगर आप एग्जांपल देखो तो भाई किसान किसके पास जाएगा? मंडी में जाएगा, है ना। अन्य जो चीजें हैं, कोई भी इंसान अगर किसी चीज से जुड़ा हो, अगर किसी एक आम गरीब इंसान को अगर मदद की जरूरत हो, सरकार को पुकारेगा। युवाओं को अगर जरूरत है, हमें पुकारता है, और हम उसका जो है काम करते हैं और बड़े सलीके से करते हैं। इसीलिए बहुत सारे आज सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपके पास कैसे आ गया पेपर, कैसे आ गया? तो इसीलिए आया है कि हम भाई पिछले 8-9 साल से इस काम पर लगे हैं, और युवाओं का भरोसा हम पर है। और युवाओं का अगर भरोसा हम पर है तो जो भी हमारे पास चीजें दे रहा है, तथ्य दे रहा है, वो इस शर्त पर दे रहा है कि ये हमारी आवाज को जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। और यही है, वो कुछ नहीं समझ रहे, ना तो पुलिस, ना वो प्रशासन, ना वो सिस्टम, क्योंकि वो समझ चुके हैं ये सब बर्बाद हैं। और अगर इन युवाओं को दिया गया तो ये युवा जरूर हमारा काम करेंगे। राम भाई, सवाल ये भी तो उठता है कि जब आपके पास पेपर आ जाता है, क्यों आप जो है इसकी जो है फायर तुरंत नहीं करवाते हैं? सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चलती है, क्या प्रचार पाने का एक माध्यम है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आप लोग प्रचार पाते हैं, अपने आप को हाईलाइट करते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो पेपर लीक तो हुआ था 21 तारीख को, जो हमने चीजें बताई। अगर 20 तारीख की रात या 20 तारीख की सुबह से और शाम तक अगर आप चीज एक्टिविटी देखेंगे तो हाकम सिंह को गिरफ्तार हम लोगों ने करवाया। हाकम सिंह के साथ जो गौड़ था उसको गिरफ्तार हम लोगों ने करवाया। उसकी शिकायत सबसे पहले हमने आयोग से की। हम आयोग के पास गए, आयोग के पास जाने के बाद फिर हम आयोग के अध्यक्ष के साथ जो है एसटीएफ जाते हैं। एसटीएफ में सबके साथ हम बैठते हैं। हमने कहा भाई ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ये सारी चीजें, तो हम तो भाई सारी चीजें रख रहे हैं ना उनके सामने। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसी पेपर लीक जो था, पेपर लीक में हमें दिखाना था। अगर हम पुलिस को दे देते या फिर बॉबी पवार भाई अगर कहीं और दे देते तो हो सकता था ये मामला दब जाता। आज तक तो सारे मामले दब ही रहे थे ना, तो हमने भी यही सोचा भाई मामला दबे ना, इसीलिए इसको जो है प्रचारित करना जरूरी है कि भाई इस राज्य में ये सारी चीजें हो रही है और वाकई में हो रही है। आपको लग रहा है कि यदि इसको लेकर अगर आप पुलिस के पास जाते तो मामला दब सकता था? देखिए, बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं दबता। बहुत सारी, अगर आप इस राज्य में अगर देखेंगे, इस राज्य में आप देश में देख लीजिए ना, कई जो रेप पीड़ित महिलाएं हैं वो एफआईआर कराने जाती हैं, होती है उनकी एफआईआर, कईयों की नहीं होती है ना। बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं, कहीं गुंडागर्दी होती है, समझौते हो जाते हैं चीजों के। और ये तो एक तरह से प्रदेश व्यापी एक बड़ा मुद्दा था, इसको तो सामने आना बहुत जरूरी था। और सामने आया, बॉबी पवार जी ने सोशल मीडिया में डाला, और सोशल मीडिया में डालने के बाद इतनी सारी चीजें हुई कि वो काम भी तुरंत हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें तुरंत जांचें करवाई और उसके बाद सीबीआई जांच भी आई, तो वो और अच्छी बात है। अगर पुलिस में पहले जाता तो देखिए ये लग रहा था बॉबी पवार जी को और बेरोजगार संघ को भी ये लग रहा था कहीं मुद्दा दब न जाए, और जो सीबीआई आनी थी इस राज्य में वो सीबीआई नहीं आती, इसलिए हमने ये सारी चीजें की। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बेरोजगार संघ जो है बीजेपी की बी टीम है और भाजपा का ग्राफ बढ़ाने के लिए बेरोजगार संघ काम करता है, क्योंकि जब सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार के द्वारा कर दी जाती है तो तमाम लोग आपके जो है धन्यवाद अदा करने के लिए जो है भाजपा नेताओं के पास जाते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। ये क्या पटकथा रही? कुछ लोगों का कहना है कि ये पटकथा ड्यूल पॉलिसी आप चल रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस राज्य में पहली बार कोई मुख्यमंत्री सड़क पर आया, किसी धरने पर आ रहा है, युवाओं के बीच आ रहा है, ठीक है, तो क्या कोई भी बच्चा हो वो उसका आभार नहीं जताएगा? इस राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने ऑन द स्पॉट वहीं पर सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी। युवाओं की वहां पर क्या मांगे थी? युवाओं की वहां पर मुख्यतः 2 मांगे थी, एक आप सीबीआई करवाओ, एक आप जो है परीक्षा रद्द करवाओ। दोनों मांगे जो वहीं पर ऑन द स्पॉट चीजें ठीक हो गई। बेरोजगारों का काम क्या है? युवाओं का काम क्या है? अपनी मांगे मनवाना है ना। हमारा काम राजनीति करना थोड़ी है कि हम जो है भाजपा के पास जाएं, हम कांग्रेस के पास जाएं, हम इसके पास जाएं। तमाम ऐसे छायाचित्र आए कि धन्यवाद अदा करते हुए जो है बीजेपी नेताओं के साथ जो है छायाचित्र। नहीं, कोई बीजेपी नेताओं के पास नहीं गए, कोई नहीं गया। एक भी आप फोटो दिखा दीजिए कि राम कंडवाल जो है कहीं पर किसी बीजेपी नेता के पास गया हो और उसका छायाचित्र आया हो, या फिर हमारी टीम का जो हमारे पर्टिकुलर टीम के सदस्य हैं, एक भी नाम बता दीजिए और एक भी फोटो मुझे अभी दिखा दीजिए जिसने बीजेपी नेताओं के साथ जो है उनको गुलदस्ते भेंट किए हो। हाँ, मुख्यमंत्री के दफ्तर में गए थे,
और मुख्यमंत्री जी को इस चीज का हमने जिस दिन वो भी उस दिन नहीं गए जिस दिन संयुक्त स्नातक परीक्षा रद्द हुई थी और ये घोषणा हुई थी कि जो है ये परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाई जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के कार्यालय गए थे उनसे अन्य मांगे पूरी करवाने के लिए। इसके अलावा एक भी आप फोटो दिखा दीजिए जहां पर भाजपा नेताओं के साथ जो है राम कंडवाल की तस्वीर हो या फिर हमारे अन्य साथियों की तस्वीर हो। दूसरा, जब इनके खिलाफ काम करो तो ये कहते हैं भाई हम कांग्रेस की बी टीम है, जब इनके खिलाफ काम बोलो तो ये कहते हैं ये भाजपा की बी टीम है। असल में ये दोनों जो राज्य पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये एक तरह से छलावा है। इन दो राष्ट्रीय पार्टियों की असली जो एक तरह से इस प्रदेश की जो ए टीम है वो बेरोजगार संघ है। अच्छा राम भाई, ये भी मैं मजे अब मैं विपक्ष की ओर आता हूं और सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि विपक्ष मुखर होकर सड़कों पर नहीं आता है, इसलिए ढाल बनाकर बेरोजगार संघ से जो है आंदोलन करवाता है और तमाम चीजें करवाता है कि विपक्ष का रोल आपको मिला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का रोल क्या है? बेरोजगार संघ पिछले 7-8 साल से विपक्ष के रोल में है। हम खुद मानते हैं हम हैं विपक्ष के रोल में। और विपक्ष से मेलजोल करके रोल है आपका कि विपक्ष के कहने पर आप धरने करते हैं और विपक्ष के कहने पर आप तमाम काम करते हैं, ऐसा सत्ता पक्ष से कुछ नेताओं का कहना है कि विपक्ष की एक चाल है। देखिए वो तो कहेंगे, कहना उनका काम है। ये तो मैंने आपसे कहा ना, भाजपा वाले कहते हैं इनकी बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं इनकी बी टीम है। भाई लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। युवाओं को पता है कि बेरोजगार संघ अपना काम कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता को पता है कि बेरोजगार संघ इस प्रदेश का असली विपक्ष है, जिसके पास जेन्युइन मुद्दे हैं, जो अपने स्टैंड पर कायम रहता है और अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहें, चाहे हमें जो है कोई दूसरा जो है हमारा गला भी काट दे, लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। ये हमने पहले भी सोचा था, जब से हमने बेरोजगार संघ पे मैं शामिल हुआ, राम कंडवाल शामिल हुआ, तब से हम रहे इसमें। अब जिसको जो कहना वो कहते रहे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि इस प्रदेश के युवाओं, जैसे कई तस्वीरें आप कह रहे हैं कि भैया आपकी तस्वीरें सीएम के साथ और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हमने ये कहा है कि जो भी हमारा काम करेगा, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भाजपा का नेता हो, क्योंकि सत्ता उन्हीं के पास है ना। कल अगर कांग्रेस की सरकार भी आती है तो हमें तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री चाहिए जिससे हमें काम करवाना है। तो असल में हमारे जो काम है तो सरकार को कराने, और हमें सरकार के पास तो जाना ही है। बिना सरकार के पास जाके कल हम पे आरोप लग जाएंगे कि भाई आप मांगे नहीं मनवा रहे हो, आप जो है राजनीति कर रहे हो। अगर राजनीति करनी है तो फिर मैं मांगे नहीं मनवाता हूं, मैं कहता हूं हल्ला करो, बसों में चलो, आपको एक तबियार छोड़ देते हैं, वहां पर थोड़ा हल्ला किया, बच्चों को घर भेज दिया। हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। राम भाई, अब सवाल यह उठता है कि बेरोजगारों के धरने में अब मुख्यमंत्री आते हैं, क्या इसकी सूचना पहले से थी? और कुछ लोगों का यह कहना है कि पहले ही यह प्लानिंग बन चुकी थी। उत्तराखंड के एक वरिष्ठ भाजपा नेता से बेरोजगार संघ की मुलाकात पहले रात को ही हो चुकी थी और ये पटकथा लिख चुकी थी कि मुख्यमंत्री आएंगे बेरोजगारों के आंदोलन में। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये कोरी अफवाह है? देखिए, कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से जो मुलाकात थी वो धरने के दूसरे दिन हुई थी। पूरे राज्य को पता है कि सचिवालय में दूसरे दिन धरने से मुलाकात हुई थी। उस दिन उनसे बहुत सारी वहां पर बातें हुई थी। उन्होंने कहा था हम मांगे मानेंगे, लेकिन नहीं मानते, ना मानते 8 दिन वहां पर बीत गए। उसके बाद जो है तुरंत मुख्यमंत्री जी आते हैं। उससे हमें कुछ क्षण पहले, लगभग जो है 10 मिनट पहले बता दिया जाता है कि सीएम आ रहे हैं यहां पर। हम भी चौंक गए कि भाई समय भी नहीं है, युवाओं के कैसे एकजुट करें, क्या ना करें। तो 10 मिनट पहले बताया जाता है कि मुख्यमंत्री जी आपके धरना स्थल पर आ रहे हैं, आप लोग तैयारी कीजिए और बच्चों को जो है शांत रहने के लिए कह दीजिए। अब हम भी एकदम शॉक हो गए कि भाई जो मुख्यमंत्री जो है पिछले 8 दिन से हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, वो अचानक कैसे मान गए, कैसे अचानक जो है मांगों को मनवाने के लिए यहां पर आ रहे हैं कि इस राज्य में हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री धरना स्थल पर आ रहा। तो 10 मिनट पहले बताया, उसके बाद हमने पूरी तैयारी की, हमने फिर युवाओं को बताया, तब तक वहां से सायरन बजने लग गया मुख्यमंत्री जी का। फिर आए, फिर वहां पर हमने अपनी मांगे रखी और ठीक है, अगर मुख्यमंत्री जी अगर मांगे मानते हैं तो अच्छी बात है। भाई युवाओं की मांगे मनवाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने जो है खुद कहा था कि मैं सर कटाने के लिए भी तैयार हूं युवाओं का। तो हमें लग रहा था कि हो सकता है कि हमारी ये मांगे इस बार जो है पूरी हो जाए, और वही हुआ। अब बड़ा दिल दिखाते हुए बेरोजगारों के धरने में जो है मुख्यमंत्री आते हैं अब, और एक बड़ा विजन भी वो दिखाते हैं अन्य मुख्यमंत्रियों से। इतने भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री आते हैं, क्या एप्रिशिएट किया आप लोगों ने? एप्रिशिएट किया और करना भी चाहिए। उससे पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अगर वहां पर आता, हम एप्रिशिएट करते।
क्यों नहीं करना था अप्रिशिएट? वो चाहे हरीश रावत होते, उससे पहले नारायण तिवारी होते, अगर ये त्रिवेंद्र सिंह रावत भी होते तो हम अप्रिशिएट करते कि आप धरना स्थल पर आए हो, आप युवाओं की मांगे मान रहे हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन कल अगर पुष्कर सिंह धामी फिर से ऐसी हरकतें करते हैं, युवाओं के साथ अन्याय करते हैं, हमारी मांगे नहीं मानते हैं, तो फिर विरोध होगा। और हमने फिर से विरोध करना शुरू भी कर दिया है। आप देखेंगे इस 22 तारीख को हमारी एक बड़ी रैली है फिर, क्योंकि जो संयुक्त स्नातक परीक्षा इन्होंने कहा था कि हम उसको जो है 3 महीने के भीतर करवाएंगे, वो परीक्षा की दिनांक अब तक नहीं आई है, तो हम फिर से विरोध करेंगे। लेकिन अगर मांगे मान रहे हैं आप, तो आपका जो है सम्मान भी होगा, लेकिन अगर मांगे नहीं मान रहे आप तो आपका विरोध भी होगा। अच्छा, जब सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं था, मैंने सवाल किया बेरोजगार संघ के तमाम जो आपके पदाधिकारी हैं, तो मैंने कहा इसको आप कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आए, एक बड़ा दिल दिखाए? तो उनका तो एक कहना था कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। एक घमंड है आप लोगों के अंदर। नहीं, घमंड नहीं है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यस, हाँ, तो ये घमंड नहीं है, ये दरअसल हमने ये कहा था, ये डायलॉग इसलिए दिया था, युवाओं के आगे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने। पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच चल रही है और बॉबी परमार स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बन चुके हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी वो दे गए हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गए हैं, अध्यक्ष बनाकर बेरोजगार संघ के। क्या सवाल यह उठता है कि क्या दिल से बॉबी परमार आपको अध्यक्ष बना गए हैं, या फिर पटकथा वही चल रही है कि श्री राम वाली की मैं आपकी जो है चरण पादुकाएं कुर्सी पर रखकर आपको फॉलो करूंगा? क्या है? देखिए, बेरोजगार संघ में ये नीतियां जो आप कह रहे हैं कि बॉबी पवार ने आपको अध्यक्ष बनाया, इसने आपको वो किया, ऐसे नहीं चलता है बेरोजगार संघ में। बॉबी पवार जी को जब अध्यक्ष बनाया था तो उस समय किसी पर्टिकुलर किसी इंसान ने अध्यक्ष नहीं बनाया था। एक पूरी मीटिंग बैठती है, एक सभा होती है, उसके बाद जो है अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं बेरोजगार संघ में। उसी तरह इस बार भी हुआ। राम कंडवाल ऐसा नहीं कि कल का है वो, और या फिर बॉबी का कोई रिश्तेदार हो कि बॉबी ने जो है अपना आशीर्वाद रख दिया, अध्यक्ष बन गया। बॉबी पवार जी के साथ राम कंडवाल पिछले 5-6 सालों से उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, है ना। तो अगर दायित्व निभा रहे हैं, उसके बाद एक पूरी, जब भाई बॉबी पवार चुनाव लड़े, पूरे टिहरी की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। इस राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक युवा को जो है इतने सारे मत मिल जाएं, तो वो भी एक तरह से इतिहास रचा गया। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें एक राजनीति में जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए, बहुत सारे लोगों की उनसे अपेक्षाएं भी हैं। तो एक फिर मीटिंग बैठती है, बहुत सारे लोग उसमें हम शामिल होते हैं, कई युवा हमारी टीम के शामिल होते हैं, हमारी कोर टीम बैठती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि राम कंडवाल जी को इस पे अध्यक्ष बनाने चाहिए, जिसमें एक मत बॉबी पवार जी का भी होता है। तो यहां वो नहीं चलता कि किसी नेता ने बोल दिया कि इसको बना दो, यहां वो नहीं चलता बेरोजगार संघ में। यहां पूरी एक टीम बैठती है और पूरे एक तरीके से जो है मत होते हैं कि इसको बनाया जाना चाहिए, क्यों बनाया जाना चाहिए, राम कंडवाल अगर बनेगा तो क्यों बनेगा, ये सारा उसमें डिस्कशन होता है। और उसके बाद जो है अध्यक्ष यहां पर तय होता है। कल अगर राम कंडवाल भी अध्यक्ष पद से छोड़ देता है तो राम कंडवाल ये नहीं कहेगा कि इसको बना दो, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। यहां पर काफी युवा बैठेंगे, पूरा संगठन बैठेगा, और फिर एक नए चेहरे को जो है आगे किया जाएगा। राम भाई, आपके विरोधी कहते हैं कि अभी भी बेरोजगार संघ का जो मूवमेंट है वो बॉबी पवार के अनुसार ही जो है वो आगे चलता है। राम कंडवाल तो सिर्फ बॉबी की एक शैडो है, जैसा बॉबी कहेंगे वैसा राम करेंगे। तो ये क्या, ये राम जो है किसी और के आदेशों पर चल रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राम कंडवाल अगर किसी आदेशों पर चलता तो शायद आज आपके सामने भी नहीं बैठा होता। सच्चाई ये है। और हमने, चाहे वो बॉबी पवार जी थे, चाहे अब नए अध्यक्ष बने हो, बॉबी पवार जी भी किसी के आगे नहीं झुके, न किसी के आदेशों को उन्होंने पालन किया। वैसे हम भी किसी के आदेशों का पालन नहीं करते। स्वाभिमान मोर्चा ठीक है, वो अपनी तरफ राजनीति करे, बेरोजगार संघ अपने मुद्दे उठा रहा है। अब जो आंदोलन होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, क्योंकि बॉबी पवार जी युवाओं के बीच इतने लोकप्रिय हैं कि किसी भी युवा, कोई युवा ये नहीं चाहता कि वो हमारी रैली में ना आए। हर युवा चाहता है बॉबी पवार जी को भी भाई अगर बेरोजगार संघ की रैली हो रही है तो बॉबी पवार को भी बुलाए, जो बुलावा भेजिए, और उनको भी बुलाइए। उनको 100 फोन खनखनाने लग जाते कि कल की रैली में आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, तो उनको तो आना ही पड़ेगा उसमें। लेकिन बेरोजगार संघ अपने निर्णय खुद लेता है, उनकी कोर टीम है, उस कोर टीम के माध्यम से जो निर्णय लिए जाते हैं। और खुद बेरोजगार संघ पे आज इतना, बेरोजगार संघ इतना सक्षम हो चुका है कि कहीं पर भी किसी भी
जगह रैली करे या चाहे आप धरने प्रदर्शन करे या फिर कुछ भी करे, वो किसी से पूछने वाला आज नहीं रह गया है कि हम भाई ये कर लें, हम वैसे कर लें। तो ये बिल्कुल जो है गलत बात है कि हम जो है किसी पर निर्भर है। हम अपने अनुसार चलेंगे, इस राज्य के युवाओं के अनुसार चलेंगे, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। नहीं, सवाल ये भी है कि कोई नई रैली, कोई नया एजेंडा, कोई और घोटाला, क्या बॉबी पवार का लंबा अनुभव, क्या बॉबी पवार से विचार विमर्श करते हैं कि कैसे जो है आगे रणनीति रखी जाएगी? ये बड़ा सवाल है और सीधा सवाल है। बिल्कुल देखिए, अब जो क्योंकि वो एक तरह से वो बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, तो जब कोई बहुत बड़ा मामला होता है तो बिल्कुल उनसे राय मशवरा भी किया जाता है, उनका एक्सपीरियंस भी लिया जाता है कि भाई आप तब ऐसे कैसे करते थे, कैसे सारी चीजें होती। तो हर जगह होता है, वो हर संगठन में होता है कि पूर्व अध्यक्ष के नाते उनसे चर्चा भी होती है। और जैसे पिछली बार जो संयुक्त स्नातक का घोटाला हुआ था, उस समय उनसे चर्चा हुई थी, बहुत सारी हमारी लंबी बैठकें भी हुई थी कि भाई कैसे किया जाए, कैसे करना है, सारी चीजें हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर चीजें जो है कि भाई बॉबी पवार वहां से आदेश दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन बेरोजगार संघ से एक तरह से वो अब स्वाभिमान मोर्चा में जा चुके हैं, वहां पर बेरोजगार संघ से उनका फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ, युवाओं के प्रति जब भी चीजें होंगी तो जरूर वो खड़े होंगे। राम कंडवाल जी, अब उपनल के विषय में बात करते हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, समान कार्य समान वेतन हो या नियमितीकरण हो। आप कोर्ट जाने की बात कहते हैं और दूसरी ओर ये कहा जाता है कि आपके इस पूरे प्रकरण से बॉबी पवार जो हैं नाराज थे, उन्होंने इस बात के लिए आपको सहमति नहीं दी। कितनी सच्चाई इस बात में कि उपनल के मुद्दे पर बॉबी पवार और राम कंडवाल की जो राय थी वो भिन्न भिन्न थी? राम कंडवाल कोर्ट जाना चाहते थे पर बॉबी पवार नहीं चाहते थे कि वो रोजगार के बीच में अड़ंगा बने। क्या कुछ मतभेद था आप लोगों के बीच? देखिए, बॉबी पवार जी से उपनल के विषय में तो कोई चर्चा नहीं हुई, पहली बात है ना। उपनल के विषय में थोड़ी भी चर्चा नहीं हुई और मेरी तो लगभग जो है लगभग 1 महीना हो चुका होगा, हमने अभी तक बात भी नहीं की है इन विषयों पर, खासकर उपनल के विषय पर कोई बात नहीं हुई हमारी। दूसरा, हमने ये कहा था कि इस राज्य में उपनल का जो गठन हुआ है वो क्यों हुआ है। इस राज्य में उपनल का गठन ये हुआ था जो हमारे पूर्व सैनिक थे और उनके आश्रित हैं, उनको नौकरी पर लगाया जाए, उनके लिए उपनल का गठन हुआ था। लेकिन आप देखेंगे कि उपनल में 6 से 7 हजार से पूर्व सैनिक उनके आश्रित हैं। बाकी जो लगे हैं वो कैसे लगे, कहां से इतनी संख्या हो गई? 22,000 छोटी मोटी संख्या होती है क्या? 22,000 एक बहुत बड़ी संख्या। कई लोग ये आरोप लगा रहे थे आप उनको हटाने के लिए कह रहे हैं। हम उनके हटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं आप नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी करो आप और सरकार को जो देना है उपनल को आप दो, पर नियमितीकरण ना हो। क्योंकि अगर नियमितीकरण हो गया तो जो हमने कहा भी था कि नियमितीकरण हो गया तो उस बच्चे का क्या होगा जो पिथौरागढ़ से देहरादून में कमरे में रह रहा है, उस हमारी जो है महिला का क्या होगा जो उत्तरकाशी से यहां पर जो है रह रही है, जिसके पिताजी किसान हैं और जो है 4-5 हजार फिर भी वो जो है यहां पर भेज रहे हैं कि मेरी बच्ची की परीक्षा आएगी और वो इसमें सिलेक्ट होगी, वैकेंसी नहीं आ रही है। राम भाई, स्पष्ट जानना चाहूंगा, उपनल कर्मी यदि नियमित होते हैं तो इस पर आपका स्टैंड क्या रहने वाला? कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये बड़ा सवाल है क्योंकि तमाम बेरोजगार आपको सुन रहे हैं ना। कोर्ट जाना है, कोर्ट तो हम तय ही कर रखे हैं, कोर्ट तो हमने लगभग सारी चीजें हमने करवा दी हैं, सारी चीजें, बस हम एक अच्छा सा हम वकील देख रहे हैं। दिक्कत यहां पर ये होती है, कोर्ट देखिए हम कोर्ट कल ही चले जाएं, मेन हमारे सामने जो है आर्थिक संकट भी होता है बहुत बड़ा कि हम भाई पैसे कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, कहां से हम पैसे लाएं, क्या करें। मैं आपसे ये बोल देता हूं कि एक भी आज तक राम कंडवाल ने एक भी युवा से 10 रुपए तक नहीं मांगे होंगे। 10 रुपए कह रहा हूं मैं, 8 सालों में एक भी युवा से, इस राज्य के एक कर्मचारी बता दीजिए कि राम कंडवाल ने किसी कर्मचारी से 10 रुपए लिए होंगे। व्यापारी बता दे, हमने किसी से ना रुपए लिए हैं और ना मैं ये करूंगा कि मैं आगे किसी से रुपए लूं। तो जब किसी से रुपए नहीं लेते हैं तो फिर हमें अपना ही कहीं ना कहीं से चीजें जो है करनी पड़ती है, अपने घर से ही जो है रुपए इकट्ठा करने पड़ते हैं। मेन जो देरी होती है वो इसलिए होती है
खासकर कानूनी मामलों में, खासकर हाईकोर्ट के मामलों में। तो हम कोर्ट जरूर जाएंगे इस विषय को लेकर। हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, कई अधिकारियों से भी हमने मिला है इस विषय पर कि भाई क्या क्या हो सकता है इस वाले। स्टडी कर लिया आपने? स्टडी हो चुकी है, कई सारी चीजें हमने रख दी हैं और हमारी एक टीम बिल्कुल उस पर लगी है। मैंने एक टीम उस पर लगाई हुई है कि आप इस मैटर के अलावा कोई दूसरा मैटर नहीं देखेंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि उपनल के मुद्दे पर आप यदि नियमितीकरण होता है तो कोर्ट जाएंगे इस दशा में, और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, इसका भी विरोध करते हैं? देखिए, हमने ये कहा है कि राज्य सरकार को अगर उपनल कर्मचारी को जो कुछ देना हो वो दे सकते हैं, जो कुछ भी देना हो वो दे सकते हैं, उसमें हम कुछ उनको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नियमितीकरण के खिलाफ हैं। और वो सिर्फ उपनल का नहीं, संविदा का नियमितीकरण हो, आप जो है, और अन्य आउटसोर्स जो भर्तियां उनका नियमितीकरण हो, उन सब के खिलाफ हम हैं। और नहीं होगा इस राज्य में, वरना आप जानते हैं कि इस राज्य में बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे अगर नियमितीकरण होता है तो। राम भाई, अब बात संविदा कर्मियों की भी करते हैं। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के आदेश भी दे चुकी है सरकार, इसको आप कैसा देख रहे हैं और क्या इसके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे? देखिए, संविदा कर्मचारियों में हमने ये कहा है कि पहले सरकार जो उनकी जांच कराए, ये कौन है, कैसे है, उनकी विज्ञप्तियां कैसे निकली हैं। हालांकि संविदा में हमने कई चीजें ये पता की कि संविदा का प्रॉपर एक अखबार में एक कटिंग आती है, विभागीय है ना, प्रॉपर अखबार में कटिंग आती है, उसमें कई लोग आवेदन करते हैं, फिर साक्षात्कार होते हैं, फिर जो उनका वहां पर सिलेक्शन होता है। संविदा में ये प्रक्रिया है, जिसको अगर हम कोर्ट में भी चैलेंज करें तो शायद वहां पर भी वो धड़ाम हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक चैनल से आए हुए हैं। लेकिन जो आउटसोर्स कर्मी है वो प्रॉपर चैनल से नहीं आए हैं। आउटसोर्स नेता ने फोन कर दिया कि भाई आप लग जाओ, और वहां पर नेता ने फोन किया, लग जाओ, तो लग गए। ये सारी चीजें हुई हैं। हालांकि संविदा का भी विरोध है कि संविदा इस प्रदेश में जो है, अगर सीधी भर्ती करानी है, किसी को अगर नौकरी देनी है तो आप तरीके सलीके से आप नौकरी दीजिए। आज अगर आप देखेंगे, हम कल ही एक आरटीआई देख रहे थे, जल संस्थान की आरटीआई है, उत्तराखंड जल संस्थान में कई लोग जो है बाहर के लगे हुए हैं। अब वो भी मांग कर रहे हैं हमें भी पक्का कर दो, तो उनको भी पक्का कर दोगे? तो मतलब हमारे राज्य अगर ये बोलेंगे हमें नियमितीकरण, तो साथ साथ में तो बाहरी भी तो नियमितीकरण हो रहा है। फिर तो जांच करो ना, आप क्यों आप जांच नहीं कर रहे हो? कई लोग ऐसे हैं इस राज्य में जिन्होंने जो है फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उपनल के माध्यम से जो है यहां पर नौकरी पाई है, और आज वो भी कह रहे हैं हमें भी समान वेतन दे दो, आज वो भी कह रहे हैं हमें सरकारी नौकरी दे दो। तो उनका क्या होगा? कोई उन पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा होगा? यह राज्य हमने इसलिए बनाया था। राज्य क्यों बना था? कि हमारे बच्चे यहां पर लगेंगे, इस राज्य के जो मेहनती हुआ होगा उसको जो है नौकरी मिलेगी। उपनल में ऐसा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप निकाल लो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश के यहां पर नहीं भी होंगे तो 1000 से ज्यादा जो है फर्जी शिक्षक आज तैनात हैं। 1000 से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया और उत्तराखंड से भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया। कैसे बन गया दोनों का एक साथ? तो वहां पर इनकी नजर क्यों नहीं जा रही है? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको उपनल कर्मचारियों को या फिर आपको अगर संविदा कर्मचारियों को देखना है तो पहले सबकी जांच हो, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो, इनकी भर्तियां कैसी हुई उसकी जांच हो। हम कह रहे हैं आप पूर्व सैनिकों के लिए कीजिए ना, उनके आश्रितों के लिए कीजिए। अगर उपनल बनाने था जिसका उद्देश्य था कि भाई पूर्व सैनिकों के लिए था, तो आप कीजिए, उसमें आगे बढ़िए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा इस प्रदेश में। तो आप एक काम कीजिए ना, हम तो सरकार को फिर राय देते हैं, आप कर दो लोक सेवा आयोग बंद, आप फिर ये उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग बंद कर दो। इस प्रदेश में जो 3 आयोग हैं, मेडिकल का जो आयोग है उसको भी बंद कर दो, ताला लगा दो, और युवाओं को ये कह दो कि आप भी कल से उपनल पे अप्लाई कर दो, आप आउटसोर्स पे अप्लाई कर दो। और सब क्या करते हैं, 10-10 साल जब तुमको हो जाएंगे, तुम सब जो है सरकारी नौकरी पे लग जाओगे। वो क्यों मेहनत कर रहा फिर वो युवा? उस युवाओं को ये कह दो ना, आप मेहनत मत कर, आप अपने घर से पैसे मत मंगवा 4-4, 5-5 हजार रुपए। एक काम कर, उपनल में ट्राई कर दे और 10 साल बाद तू भी परमानेंट हो जाएगा। फिर ऐसी कर लेते हैं, फिर अगर ऐसी करना है तो ये सीधी लड़ाई है। ये किसी के खिलाफ की लड़ाई नहीं है कि अब हम उपनल के खिलाफ बोल रहे हैं। इस प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से जो है हमारे प्रदेश के होनहार युवा, मेहनती युवा जो पिस रहा है, ये उनके लिए लड़ाई है। राम भाई, जब आप उपनल के मुद्दे पर जो है
उपनल के मुद्दे को छेड़ते हैं तो उपनल के जो पदाधिकारी हैं वो भी आप पर आरोप लगाते हैं कि भैया राम कंडवाल के इतने बड़े बड़े जो है होर्डिंग लगे हैं, इतने बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं, आखिर राम कंडवाल के पास वे ऑफ अर्निंग क्या है, कहां से ये सब कुछ आ रहे हैं, कहां से लग रहे हैं, ये बड़ा सवाल है राम कंडवाल जी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। दूसरी चीज है उपनल कर्मचारी में हमारी लड़ाई, कभी राम कंडवाल ने उपनल कर्मचारी के लिए कुछ नहीं बोला, चाहे वो जो कुछ बोल ले और कोई भी कुछ भी बोल ले कर्मचारी उनका, राम कंडवाल कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। हमारी लड़ाई जो उपनल का संघ बना उनसे नहीं, हमारी लड़ाई उपनल से है। ये इनको समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई उपनल से, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से, हमारी लड़ाई आउटसोर्स से है, हमारी लड़ाई कर्मचारी से नहीं है। दूसरा, जहां तक बात आई कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बैनर पोस्टर हमारे कोटद्वार में लगे हुए थे, तो ठीक है, वो राम कंडवाल ने थोड़ी लगाए होंगे बैनर पोस्टर, राम कंडवाल के चाहने वाले भी हो सकते हैं। अगर इस राज्य में हम जो है 7-8 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं और किसी ने ये देखा कि भाई राम कंडवाल जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, उस आंदोलन में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है धरना स्थल पर आया, राम कंडवाल जी के आंदोलन के बाद जो है सीबीआई जांच यहां पर शुरू हो गई, देहरादून में सीबीआई आ गई, चप्पे चप्पे घूम रही है, सीबीआई घूम रही है, हरिद्वार सीबीआई पहुंच गई, तो अगर किसी मेरे चाहने वाले को लगा होगा कि इस राज्य में पहली बार एक युवा ने अगर ऐसा करके दिखाया है और वो अगर बैनर मेरे पोस्टर लगवा रहा है, तो इसमें गुनाह क्या है, कि क्या गुनाह हो गया? और वो बैनर पोस्टर कितने के होंगे? ज्यादा 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा के क्या होंगे? तो क्या इतना भी कोई जो है हमारे 8 साल में एक हल्का सा इतना सपोर्टर नहीं बना होगा हमारा राम कंडवाल का, ये फिर हमारे बेरोजगार संघ का। दूसरा, राम कंडवाल भिखारी तो नहीं है कि आप जो है कि राम कंडवाल के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। राम कंडवाल ने भी नौकरी छोड़कर आया है आज से 7-8 साल पहले, है ना। राम कंडवाल का ऐसा नहीं है, राम कंडवाल का भी घर है, उसका भी परिवार है, तो भाई हमारे पास भी कुछ ना कुछ तो है। पर मैं फिर से कह दूं कि एक शख्स, राम कंडवाल ने किसी बेरोजगार से 10 रुपए तक नहीं लिए, राम कंडवाल ने किसी सरकारी कर्मचारी से 10 रुपए तक नहीं लिए, व्यापारी से 10 रुपए तक नहीं लिए हैं। एक भी खड़ा करके आप दिखा दो यहां पे सबूत के साथ। राम भाई, आप कह रहे हैं कि किसी से कोई पैसा नहीं लिया या तमाम चीजें नहीं लेगी। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए उसकी इकोनॉमी होना बहुत जरूरी है। आपकी इकोनॉमी क्या है? किस प्रकार से आंदोलन चलते हैं? लोग कहते हैं कि पर्दे के पीछे कोई और है जो बेरोजगार संघ को जो है मदद करता है और बेरोजगार संघ सड़कों पर आता है। आखिर कौन है पर्दे के पीछे जो आपको मदद करता है फाइनेंशियल तौर पे? कोई है या नहीं है? देखिए, पर्दे के पीछे युवा हैं, पर्दे के आगे भी युवा हैं, पर्दे के पीछे भी युवा हैं, और युवाओं के समर्थन पे हम चल रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, लोग कह रहे हैं कि भाई आंदोलन के लिए इतने पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रैली अनाउंस होती है, कोई भी रैली बेरोजगार संघ की, ठीक है, उसमें कितने का रुपए लग रहे, खर्च हो रहे हैं। एक माइक का खर्च आता है, माइक का खर्च कितना होता है? जो माइक चलता है 2,000 रुपए, हम हमेशा कराते हैं 2,000 रुपए में, ठीक है, बस खत्म। और क्या जरूरत है रैली में, आप बताओ? टेंट, पानी, खाना। कौन सा टेंट? टेंट इस बार लगा ना, इससे पहली बार बेरोजगार संघ की जितनी भी रैलियां हुई हैं उसमें कितना खर्च, बहुत बोलते हैं ना कि भाई आपके पास पैसा कहां से आता है, रैलियों में ये खर्च हो रहा, वो खर्च हो रहा। मैं कह रहा हूं कि आप रैली का खर्च तो बता दो कोई। हम बसें लगाएंगे क्या कि युवाओं के लिए? भाई मैंने धर्मपुर में बस लगा दी, मैंने वहां बस लगा दी, अब बस का भी खर्चा दे दे, अब ये दे दे। युवा तो खुद आ रहा है रैली में, तो वो पैसा तो बच गया, ठीक है। दूसरी चीज, पानी की हम व्यवस्था नहीं करते हैं, पानी की तो कोई भी कर देता है, युवा अपने पानी की बोतल ले लाते हैं। तीसरी चीज आ गई माइक की। माइक चलो मैंने आपको गिना दिया 2,000 रुपए, तो 2,000 तो हम 8-10 जो हमारे सदस्य हैं वही मिला देते हैं अपना 200, 300 रुपए, हो गया खर्च। तो कहां, मैं वही कह रहा हूं कि किस रैली की बात कर रहे हैं, कौन सी रैली की? हाँ, ये जो परेड ग्राउंड में रैली हुई थी, इस रैली में टेंट की व्यवस्था हुई थी, इस रैली में रोज जो है खाने की व्यवस्था हो रही थी। इसमें जो है जो लोग थे जो प्रताड़ित हैं इस सरकार से, सत्ता से जो प्रताड़ित है, वो वहीं पर आ रहे थे। कोई केला प्रोवाइड करा दे रहा था, कोई पानी की बोतलें दे रहा था, कोई अपने घर से जो है राशन लेके आ रहा था, चावल के कट्टे उनके परिवार वाले ला रहे थे, अभिभावक ही ला रहे थे, वैसे ही वो आंदोलन चला। तो मैं आपसे कह रहा हूं राम कंडवाल 2,000 रुपए में भी एक रैली कर देता है। और हम ये रैलियां सिर्फ 2000, इससे पहले जो हमने 2017-18 में जो 18-19 में जो रैलियां की थी, उसमें माइक की कीमत 1200 रुपए, हमने 1200 में भी जो है 12,000 युवाओं को खड़ा कर दिया गांधी पार्क में। 2022 में मैंने 3,000 रुपए में हमने जो है 15,000 युवाओं को गांधी पार्क में खड़ा किया। तो आप बताओ,
पैसा तो उनसे आप पूछिए जो लोग जो जैसे भाजपा, कांग्रेस, इन राष्ट्रीय दलों की बड़ी बड़ी रैलियां होती है, तब इनको बसें करनी पड़ती हैं। रिस्क से 10 बसें कर देते हैं, हजारों रुपए उसमें कर दिए, फिर लोगों को भी देते हैं 500-700 रुपए, लोगों को भी दे दिए। हम तो युवाओं को नहीं देते रुपए, क्या आओ हमारी रैली पे आओ, हम तो किसी और को रुपए नहीं देते हैं। तो रैली चलाने का हमारा यही है, तो कोई इसमें जो है पैसे का खर्च नहीं है। 2000 रुपए में हमारा सिर्फ खर्च होता है रैली का। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2000 रुपए एक रैली का खर्चा है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है? इसके अलावा क्या खर्चा है आप बताइए ना, मैं आपको वो भी खर्चे का हिसाब दे देता हूं। आप बताइए क्या खर्चा होता है रैली? लोग आरोप लगाते हैं कि जो है तमाम व्यवस्थाएं होती हैं और तमाम चीजें होती हैं। आप पत्रकार हैं, आप रैली में आते हैं बेरोजगार संघ, जी, जी। आप देखते होंगे ना क्या क्या व्यवस्था है, आप बताइए, मैं आपको बताता हूं फिर कौन सी व्यवस्था कहां से करते हैं हम। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी रैली में उत्तराखंड बेरोजगार संघ की एक माइक चलता है जिसमें 2 बम्पू लगे होते हैं आगे पीछे, उसका किराया होता है 2000 रुपए। उसके अलावा और क्या चीजें होती है हमने तो आज तक और कोई व्यवस्था की नहीं है। राम कनवाल ने तो नहीं की है पर्सनली व्यवस्था कोई, मैंने बस इसकी व्यवस्था की है। 2000 रुपए हम 8-10 लोग मिला देते हैं, 100-100 रुपए मिला देते हैं, वो भी हम युवाओं से नहीं लेते हैं कि आप 2000 रुपए दे दो हमें। बस यही है सारी चीजें। राम भाई, आपके होल्डिंग्स कोटद्वार में लगे और कहा यह जा रहा है कि बॉबी पंवार जो है आपको 2027 में वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। क्या राम कनवाल 2027 की तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि काफी सक्रिय मैंने आपको कोटद्वार में देखा, बिजली विभाग का मुद्दा आपने उठाया, उस पर जांच बैठती है, तमाम मुद्दे आप वहां उठाते हैं। कोटद्वार को फोकस किया आपने, चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए कोटद्वार को फोकस करना क्या है, मेरा घर है, मेरा होम टाउन है, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ वहीं से हुआ है। मेरे पापा वहां पर जो है BSNL के कर्मचारी थे, वो सारी चीजें हमारी कोटद्वार से हुई है। अब मैं कोटद्वार का रहने वाला, मैं वहां के मुद्दे नहीं उठाऊंगा क्या? अगर मैं इस प्रदेश में युवाओं के मुद्दे हम उठा रहे हैं और मेरे क्षेत्र में अगर कुछ गलत हो रहा है, वहां से लोग मुझे पुकार रहे हैं कि भाई राम भाई ये वाली चीजें यहां पर हो रही हैं, इसको भी उठाइए, तो मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा मैं? आपने मुझे जो है पिथौरागढ़ के मुद्दे उठाते नहीं देखा होगा कि वहां पर अगर बिजली चोरी हो रही है, फिर ये सारी चीजें हो रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? वहां पर हमारे और साथी होंगे, जो हमारी टीम होगी वो वहां के मुद्दे उठाएगी। लेकिन राम कनवाल के क्षेत्र में अगर कुछ होगा तो डंके की चोट पर मैं उठाता हूं। रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा है। आपके पोस्टर भी लगे हैं, इसलिए लोग जोड़ कर देख रहे हैं कि राम कनवाल वहां फील्डिंग बिछा रहे हैं, पोस्टर लग चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं, और वहां पर जो विधायक, पूर्व विधायक, उनको चैलेंज भी कर रहे हैं। देखिए अब एक बात आप बताओ, पूर्व विधायक ऋतुभूषण खंडूड़ी जी हैं, अब कुछ अगर बेरोजगारों के मुद्दे उनके पास है जो वो नहीं कर रही हैं, तो मैं उनको टारगेट नहीं करूं क्या? जो मयंक सिंघल वाला मुद्दा है इतना बड़ा, जिसमें जो है विधानसभा में जो फर्जी डीडीओ है मयंक सिंघल, उसको लेकर कितनी बार ऋतु खंडूड़ी जी को हम घेर चुके हैं, कितनी बार उनके पास जा चुकी है हमारी टीम, उन्होंने आज तक उसको सॉल्व नहीं किया। जबकि सारे सबूत तथ्य हमने दिखाए हैं मयंक सिंघल के, ऋतुभूषण खंडूड़ी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको नहीं घेरे। ऋतुभूषण खंडूड़ी जी से हमने ये भी कहा था कि जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के समय, वो जाते जाते प्रेमचंद्र अग्रवाल का कार्यकाल जब खत्म हो रहा था, उस वक्त एक भर्ती उन्होंने की थी, विधानसभा की भर्ती। उस विधानसभा की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। युवाओं से 1-1 हजार रुपए जो है फॉर्म के नाम पर लिए गए थे, करोड़ों रुपए इन्होंने डकारे थे। हमने ऋतुभूषण खंडूड़ी जी से कहा या तो आप रुपए वापस कर दो युवाओं के, और अगर आप रुपए वापस नहीं कर रहे हो तो उस भर्ती को तो लाओ कम से कम, जिस भर्ती को रद्द किया गया था। तो आज ऋतुभूषण खंडूड़ी जी के 4 साल का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन अब तक विधानसभा की भर्ती नहीं आई है। अब तक जो है मयंक सिंघल जो है उसको जो है बाहर नहीं किया गया, उस पर जांच नहीं बैठाई है विधानसभा अध्यक्ष जी ने। तो मैं क्यों ना घेरूं? आप ये बताइए। अगर कोटद्वार में जो लाल ढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग है, जिसको लेकर जो है पिछले 25 साल से वहां पर रोड नहीं बनी है, उसको लेकर क्यों नहीं घेरे उनको? जो उन्होंने 41 वादे कोटद्वार में किए थे कि भाई मैं इन 41 वादों को पूरा करूंगी, उन 41 वादों में से 95% वादे उन्होंने अब तक पूरे नहीं किए। तो हम क्यों ना बोले? हम तो बोलेंगे। रही बात आपने चुनाव की भी की, भाई हम चुनाव लड़ेंगे, मैंने तो पहले ही बोला है कि हम चुनाव फिलहाल कोई ऐसा जो है नाखून के बराबर हमने नहीं सोचा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। वो तो वक्त बताएगा, बाकी जो होगा वो होगा। लेकिन हमने ना अभी ये सोचा है कि मैं इसको जो है अगले साल सोचूंगा, ये भी इसको 6 महीने बाद सोचूंगा, इसको 3 महीने बाद सोचूंगा, वो फिलहाल कुछ नहीं है। मेन फोकस अभी युवाओं के लिए है, इस प्रदेश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए है, उस पर हमारा मुख्य फोकस है। राम भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि
ट्रेनिंग करने के लिए बेरोजगार संघ में रहेगा और चुनाव लड़ना है तो फिर स्वाभिमान मोर्चे में आप आ जाएंगे और उसके बाद चुनाव लड़ने के ऐसी पटकथा तो नहीं बिछा रहे कि यहाँ आप ट्रेनिंग लेंगे संघर्ष करेंगे, नाम कमाएंगे और उसके बाद जो है स्वाभिमान मोर्चा ज्वाइन करके चुनाव लड़ेंगे। बॉबी पवार भी ऐसा कर चुके हैं। देखिए आरएसएस है क्या कि आरएसएस से ट्रेनिंग लेंगे और फिर भाजपा में आ जाएंगे, ये वो सिस्टम नहीं है यहाँ। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ समय बाद राम कंडवाल भी जो है स्वाभिमान मोर्चा ज्वाइन कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यदि बेरोजगार संघ से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठेंगे, इसलिए उनके पास एक शॉर्टकट है स्वाभिमान मोर्चा ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि अब राजनीतिक फ्रंट आप लोगों का स्वाभिमान मोर्चा। देखिए राजनीतिक फ्रंट हमारा बेरोजगार संघ का कोई राजनीतिक फ्रंट नहीं है, ये गलत फहमी में आप लोग। बेरोजगार संघ खुद ही एक तरह से आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश का विपक्ष तो बेरोजगार संघ है, हम ही सारे मुद्दे उठा रहे हैं। बॉबी पवार जी अगर आज नेता हैं तो स्वाभिमान मोर्चा के उसमें नेता थे, वो कैसे नेता बने? हो युवाओं ने उनको नेता बनाया ना, इसी प्लेटफॉर्म से हो गए हैं। बेरोजगार संघ से वो गए हैं, बेरोजगार संघ से वो गए हैं और वो नेता बने हैं। और आज आप देखो कि युवाओं के आशीर्वाद से, और युवाओं उन्होंने तो जो काम किया वो तो युगों युगों तक, मैंने पहले भी कहा, वो कोई नहीं कर पाएगा, वो इसलिए वो नेता बने, है ना। औरों की आप उपलब्धि बता दो किसी की। अब बॉबी पवार की उपलब्धि एक तरफ, अन्य नेताओं की उपलब्धि एक तरफ, तो बॉबी पवार ने जो किया है वो दूसरा भी तो करे वैसी। जब दूसरा वैसे करेगा तब जाके कोई आगे बढ़ सकता है। तो हमारा ना तो कोई राजनीतिक संगठन है, स्वाभिमान मोर्चा बेरोजगार संघ के बीच कुछ नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग रास्ते हैं दोनों के। हमारा रास्ता युवा है, स्वाभिमान मोर्चा का रास्ता राजनीतिक होगा, यूकेडी का रास्ता राजनीतिक है, भाजपा का रास्ता। राम भाई कहा ही जा रहा है कि 2027 चुनाव से 5 या 6 महीने पहले, लगभग 5 या 6 महीने हम माने कि राम कंडवाल जो है स्वाभिमान मोर्चा का दामन थाम लेंगे और राजनीतिक पृष्ठभूमि में आ जाएंगे, चुनाव का ऐलान कर देंगे। क्या वास्तव में इस प्रकार से रहेगा? आप जाएंगे स्वाभिमान मोर्चा ज्वाइन करेंगे या फिर बेरोजगार संघ में रहकर ही इसके अध्यक्ष बनकर युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, बेरोजगारों के मुद्दे उठाएंगे? देखिए मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी चुनाव लड़ना राम कंडवाल के कोई दूसरा कैसे डिसाइड कर सकता है? कोई अगर कोई अफवाह फैलाना तो सबका काम है, और कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा कि राम कंडवाल चुनाव लड़ेगा, अब ये ऐसा करेगा, अब वैसा करेगा। ठीक है, लोगों को अगर सोचना है तो सोचो, हमारा प्रचार करते रहो, हमें और क्या चाहिए भाई। राम कंडवाल का प्रचार ही तो हो रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ठीक है, करे, प्रचार करे, लेकिन कोई तीसरा आदमी ये तय नहीं कर सकता कि राम कंडवाल क्या करेगा। कोई तीसरा आदमी ये तय नहीं कर सकता कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ क्या करेगा। जो हम चाहेंगे वही हम करेंगे। अगर इस्तीफा देना होगा तो मैं ये अध्यक्ष नहीं बनता, हम पहले ही जो है उपाध्यक्ष बन के मैं भाई बॉबी पवार जी के साथ लग जाता, अगर वो उनके स्वाभिमान मोर्चा में जाना होता। तो मुझे जो है अध्यक्ष बनना, और मैं 3 महीने बाद फिर से इस्तीफा दे दूंगा, अभी 6 महीने मुझे अध्यक्ष बने हुए और 3-4 महीने बाद मैं फिर इस्तीफा दूंगा, तो नाइंसाफी होगी युवाओं के साथ। नहीं, मैं इसलिए एक चीजें कह रहा हूं, यदि बॉबी पवार कहते हैं कि अब आपको चुनाव लड़ना है और आप स्वाभिमान मोर्चा में आ जाइएगा, तो सोचेंगे इस विषय? देखिए भाई बॉबी पवार अगर ऐसा कुछ अगर बोलते हैं तो मुझे लगता है कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं और किस लिए चाह रहे हैं। हो सकता है राम कंडवाल को कोई और बोले, हो सकता है बेरोजगार संघ के कोई और सदस्य को कोई और बोले कि आप भी लड़िए, आप भी लड़िए, तो ऐसे में तो फिर संघ ही खत्म हो जाएगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हमारा मकसद यह है कि इस राज्य के युवाओं को अगर हमारी जरूरत पड़ेगी, इस राज्य के अगर युवा चाहेंगे कुछ भी हो, तो बिना उनकी सहमति के हम कुछ नहीं करेंगे। उसमें चाहे कोई भी हो, कोई भी हमें मनाने की कोशिश करे, हम बिल्कुल नहीं उसमें तय होंगे। हां, अगर राज्य का युवा चाहेगा बड़ी संख्या में, तब हम कुछ फैसला लेंगे, वरना नहीं लेंगे। आरोप ये भी लगते हैं कि बेरोजगार संघ जो है युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति साध रहा है, और जो आंदोलन हुए उसमें कहा गया कि भैया देश विरोधी नारे लगे, बंटवारे के नारे लगे, सनातनी विरोधी नारे लगे। इन बातों को आप कितना सही मानते हैं और कितना तार्किक मानते हैं? देखिए बेरोजगारों के कंधे पे बंदूक रखकर अगर राजनीति करनी होती तो शायद हम जो है किसी भी मुद्दे का हल नहीं करवा पाते। सीबीआई आई तो वो राजनीति हुई, परीक्षा रद्द हुई, राजनीति हुई, आयोग के तीनों अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक सुद्धवाला जेल में पहुंचा है, राजनीति की। आप ये बताइए, तो इतने सारी हमने चीजें कर दी, 100 से ज्यादा हम जो है जेल भिजवा चुके हैं। इस राज्य में आप किसी भी दल का उठा के ले लीजिए,
क्या उसने बेरोजगार संघ की भांति काम किया? एक भी संगठन का आप नाम गिना दीजिए जिसने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करवाया, जिसने आयोगों का अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक सिद्धोवाला जेल भिजवाया, जिसका पूरी टीम जो है सिद्धोवाला जेल में गई बेरोजगार संघ की, जिसने इस राज्य में जो है कई परीक्षाएं आज अगर पारदर्शी तरीके से हो रही है तो बेरोजगार संघ की बदौलत हो रही है। तो एक दल आपका नाम बता दो। तो हां, अगर इसमें राजनीति कर रहे हैं तो भाई ठीक है, राजनीति सही, अगर ये लोगों को ऐसा लग रहा है। लेकिन हमने भी प्रण लिया है कि युवाओं के साथ रहकर उनको उनके हित में रहकर जो है जो कुछ भी करना पड़े हम लोग तैयार हैं। रही बात आपने कहा कि देश विरोधी नारे लगे, देश विरोधी नारे कौन से थे? कौन से नारे थे जो देश विरोधी लगे? परसों जो विद्यार्थी परिषद ने लगाया, जो विद्यार्थी परिषद का यहां पर कैंप लगा इतना बड़ा, वहां पर भी तो नारे लगे। क्या वो देश विरोधी नारे थे? जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद अटेंड किया, जहां पर जो है भाजपा के सारे नेता है, वहां पर भी तो वही नारे लगे थे। फिर आप उन नारों को इन नारों में क्या अंतर समझ रहे हो? एक तरफ आप गलत बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है विद्यार्थी परिषद के नारे। तो मुझे लगता है ये सब युवाओं को भड़कलाने के लिए किया जाता है कि भाई ये लोग गलत है, इनके आप पीछे मत रहिए। लेकिन इस प्रदेश के युवाओं को पता है कि वो बेरोजगार संघी है जो डंके की चोट पर हमारे साथ खड़ा है, और यही वो संघ है जो हमारी मांगों को पूरी करवा सकता है, और यही वो संघ है जिसका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। भाजपा के नेता आपके आंदोलन के विरोध में जो है टेंट लगा कर रहे, मार्च भी निकाला, ये सनातन विरोधी जो है काम कर रहे हैं। हमारा विरोध जो है बेरोजगारों से नहीं है, परंतु जो इस आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सीख रहे हैं, सनातन विरोधी काम कर रहे हैं, देश के बंटवारे के नारे लगवा रहे हैं, इस प्रकार की बात कही गई। उस भाजपा नेताओं के मूवमेंट को आपने कैसा देखा? आपके बगल पे टेंट लगा था। देखिए, वो अब क्या, उनको क्या कह सकते हैं हम? जो भाजपा के नेता ने अगर ऐसी हरकतें की हैं तो उनको, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कि एक तरफ तुम्हारे जहां से जिस क्षेत्र से आते हैं वो, उस क्षेत्र के जौनसार के सारे युवा जो है परेड ग्राउंड में सुबह सो रहे हैं, रात भर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, सो रहे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, प्रदेश की सरकार से जो है अपनी मांगे पूरी करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनका विरोध कर रहे हो, आप जो है बगल में टेंट लगा रहे हो। तो ये तो वाकई में हमने कभी ये नहीं सोचा कि उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र का एक युवा जो है जो बॉबी पवार जी, जिसने इस राज्य में इतना बड़ा धमाल किया हुआ है, वो वहां से एक ऐसा नेता भी आ सकता है जो वहां पर जो है टेंट लगा के बैठ सकता है। तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, वो खुद युवाओं ने उसको जवाब दे दिया है। क्या लग रहा है आपको प्रायोजित था? बिल्कुल, बॉबी के क्षेत्र के नेता को इस प्रकार से उठा के और एक प्रायोजित कर दिया जाए। बिल्कुल प्रायोजित रहा होगा, कोई इसमें संदेह नहीं है, इसमें प्रायोजित था। लेकिन युवाओं ने भी पूरा जवाब दे दिया। वहां पर उनके साथ कितने लोग थे? 5-6 लोग थे, वो भी रात को चले जाते थे, है ना। तो मुझे उसमें ज्यादा, उस विषय पर ज्यादा बात नहीं करनी। अब सवाल यूके SSSC में आने वाले प्रश्नों को लेकर करते हैं। लखपत के विधायक कहते हैं कि भैया गढ़वाली और कुमाऊनी के जो मुहावरे हैं वो उनकी विधानसभा के या मैदानी विधानसभा के बच्चों का भविष्य ले डूब रहे, उन्हें समझ में नहीं आते। ऐसे सवालों को यूके SSSC के पेपरों से हटाया जाए, लोक सेवा आयोग के पेपरों से हटाया जाए। आप कितना तर्क सम्मत हैं, और यदि तर्क सम्मत हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आपका राज्य है तो यहाँ पर जो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, चाहे जौनसारी है, उनके प्रश्न तो होने ही चाहिए, और बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन हाँ, उन युवाओं का ये कहना है, क्योंकि वो पहली बार जो है ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, और जैसे जो हरिद्वार का क्षेत्र है, फिर हमारा जो उधम सिंह नगर का क्षेत्र है, वो गढ़वाली और जो कुमाऊनी और जो जौनसारी वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को। तो जब प्रश्न आते हैं तो वहां पर उनके अंक जो है कम हो रहे हैं, वाकई में हो रहे हैं, वो समस्या आ रही है। ऐसे में वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं या तो एक दो पर्टिकुलर कोई ऐसी बुक हो जहां पर ये सारी चीजें हो जाए, उन्हीं बुक से जो है वो प्रश्न आ जाए, या तो एक ही चीज कर लो। दूसरी चीज वो ये डिमांड कर रहे हैं कि यहां पर जो प्रश्न आ रहे हैं इनको क्या किया जाए, एक तरह से जो सिलेबस है उस सिलेबस में दिया जाए कि हमने कहां कहां से प्रश्न पूछने हैं। तो उस, और दूसरा तीसरा इसमें ये कह रहे हो कि जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं इसमें उनकी संख्या कम हो। अब मान लीजिए जैसे 10 प्रश्न दे दिए, तो 10 में से वो कह रहे हैं कि इसकी संख्या घटाई जाए, लगभग 5 प्रश्न आप दे दो। दूसरा, हिंदी के सिलेबस में वो गढ़वाली कुमाऊनी को डाल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप इसको करना है तो इसको जीएस के फॉर्मेट में आप दो ना। ये जनरल नॉलेज का जो प्रश्न पत्र आता है, जो जीएस का आता है, वहां पर आप दीजिए।
वहां पर आप रख दीजिए 5-7 क्वेश्चन, लेकिन इसको हिंदी में, जो हिंदी का एक तरह से स्लॉट है, उस हिंदी के स्लॉट में आप क्यों रख रहे हैं इसको? तो ये इनकी डिमांड है। मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र आने चाहिए, लेकिन हाँ, सिलेबस में या फिर कुछ ऐसी किताबें होनी चाहिए जो इन क्षेत्रों तक भी पहुंच जाए। यहाँ के बच्चे, आप तो कह रहे हैं ए भी सही है और बी भी सही है, तो ये थ्योरी तो बिल्कुल फिट नहीं बैठी ना। आपको क्या लगता है, ये सवाल आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, इनका विरोध हो? मैंने आपसे क्या कहा, बिल्कुल आने चाहिए, पर हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो है आप जो किताबें हैं उनको तो आप बता सकते हैं भाई। जैसे सबको पता है परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी से कुछ प्रश्न आने, सबको पता है कि जो अन्य किताबें हैं उत्तराखंड की उससे प्रश्न आने, तो कम से कम एक गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी की किताब तो हो जिस किताब से जो है ये बच्चे भी पढ़ सके। तो वो तो ये डिमांड तो हमने भी की थी, डिमांड तो हम, ये तो पूरा राज्य, जब से राज्य बना था तब से ही डिमांड हो रही है कि हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें हिंदी, गढ़वाली, जौनसारी आनी चाहिए। लेकिन इनको भी देखना पड़ेगा, ये जो लोग हैं यहां पर इनके लिए एक किताब बनानी पड़ेगी जिससे पूरे राज्य के वासियों को पता चल जाए कि ये जो 2-3 किताबें हैं, इन किताबों के अंतर्गत ये चीजें होनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आजकल किताब लिखने से आप किसको रोक नहीं सकते हैं, और तमाम शोध के विद्यार्थी उनकी बुकें तो पब्लिश होती हैं। अमूमन आजकल जो सामान्य ग्रेजुएट करने वाला विद्यार्थी है वो भी किताबें लिखना शुरू कर देता है, और इसके लिए आपको प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। आपकी बुक पॉपुलर हो गई तो आपकी बुक जो है छा जाएगी। कैसा रोका जाएगा इस बवंडर को? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। फिर सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा? किस चीज का? सेम बुक्स के लिए? बुक्स के लिए देखिए, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, सबको पता है कि मुझे एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ना है और एनसीईआरटी की किताबों से ही आना है, ठीक है। लेकिन आज क्या हो गया है, आज आप देखेंगे कि जगह जगह जो है बहुत सारी किताबें किसी ने खोल दी है ना। जैसे BS रावत जी की किताबें बहुत सारी फेमस है, युवा वाली किताब ज्यादा वो करता है, लेता है। जैसे हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं, उनकी किताब भी आजकल बहुत वायरल हो रही है ना। तो उनकी किताब को भी आजकल हिमांशु कपलटिया जी की किताब है, तो युवा उस किताब को लेकर भी सवाल उठे थे? सवाल बिल्कुल उठे थे, वो किताब को लेकर भी सवाल उठे थे। लेकिन वो किताब उनकी उससे पहले, जब से उन्होंने यहाँ पर पदभार संभाला उससे पहले की किताब है, तो उससे पहले की किताब है। राम भाई, सवाल ये भी तो है, वे किसी भी बुक से जो है 5 या 7 सवाल आ सकते हैं, क्योंकि किताब जो है बहुत बड़ा सार संग्रह होता है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता नहीं कि विवाद का विषय होना चाहिए। विवाद का विषय इसलिए भी नहीं होना चाहिए इनकी किताब, क्योंकि ये बहुविकल्पीय वाली नहीं है कि मान लीजिए ये एक तरह से कंप्रेसिव है, मतलब ऐसे स्टाइल में लिखा हुआ है, तो उससे तो ऑब्वियसली बात है कुछ प्रश्न तो आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये बहुविकल्पीय वाली होती कि भाई 1, 2, 3 और इंपॉर्टेंट लिखे होते, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाली इंपॉर्टेंट, तब उसमें सवाली निशान उठ सकते थे कि यार ये इंपॉर्टेंट लिखा था और यही इस किताब में आ गया। लेकिन ये बिल्कुल इस किताब को पढ़ा जा सकता है, और इसमें हमें तो बेरोजगार संघ को लगता है कि इसमें फिलहाल कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको इसमें जो है घेरे में लिया जा सके। तमाम ऐसी घटनाएं पेपर लीक की मैदानी क्षेत्रों में इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि पहाड़ में जो सेंटर है वहां इस प्रकार की घटनाएं कम सामने आ रही है। वो घटनाएं सामने नहीं आ पा रही हैं, या फिर मैदान को टारगेट किया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर पेपर लीक अगर आप देखोगे तो पहले उत्तरकाशी जो हाकम सिंह है, तो उत्तरकाशी से एक ऐसा व्यक्ति निकला हाकम सिंह, जो एक तरह से पेपर लीक का माफिया था, जो तो वो तो पहाड़ से था। अब आप देखेंगे मैदान में अगर हुआ, एग्जाम सेंटर की बात कर रहा हूं। हाँ, हरिद्वार तो हमेशा रहा है, हरिद्वार हमेशा रहा है। राज्य गठन के बाद से जब से आप देखोगे तो हरिद्वार हमेशा रहा है पेपर लीक का। हमने बोला भी आयोगों को, एपी सेंटर बना हुआ, हमने दोनों आयोगों को बोला है कि आप हरिद्वार में परीक्षा सेंटर मत रखिए, और खासकर उस सेंटर में मत रखिए जहां पर, उस क्षेत्र में मत रखिए जहां पर पेपर लीक के पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। तो हमने तो कहा है कि आप ये सारी चीजें मत कीजिए। हालांकि हर बार ये बोला जाता है कि ठीक है हम नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम सुरक्षा करेंगे। आप ये बताइए कि जो हरिद्वार में 2-3 माफिया हैं, चाहे वो मुकेश सैनी हो गया, चाहे वो एक तरह से राठी गैंग हो गया, या फिर एक और वहां पर गैंग है, उन पर नजरें क्यों नहीं रखी जाती हैं? या फिर जो हाकम सिंह अभी छूटा था, उन पर नजरें क्यों नहीं रखी गई? उन पर नजरें किसने रखी? उन पर नजरें हमने रखी। मतलब कोई भी परीक्षा शुरू करने से पहले हमारी टीम उन पर नजर रखती है, तो ये पुलिस की टीम नजर क्यों नहीं रख रही है? हम तो लक्सर गए थे, लक्सर में हमने जो है पूरे 3 दिन वहां बिताए,
और 3 दिन बेटा इस पूरे गैंग में हमने नजर रखी। हमने तो जान जोखिम में डालकर वहां पर वो सारी चीजें की। युवाओं को पता था, अगर कोई युवा जो है धोखा कर देता और बता देता कि भाई यहां पर है, ये सारी चीजें कर रहा है, चलो युवा तो कभी धोखा नहीं करेगा, लेकिन किसी स्थानीय ने अगर देख लिया, वो अगर ऐसे कर देता, हम तो अपनी जान जोखिम में डालकर जो है गैंग का पर्दाफाश कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है, जो सिस्टम है, जिसको पता है भाई ये माफिया है, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी, तो नजर क्यों नहीं रखी जा रही है? हाकम सिंह इस बार कहां से गिरफ्तार हुआ? करणपुर से गिरफ्तार होता है, पेपर से 1 दिन पहले, पटवारी को, इतने बड़े पेपर से पहले। अब आप ये बताइए, पटवारी के पेपर से 1 दिन पहले हाकम सिंह करणपुर में क्या कर रहा था? करणपुर वो जगह जहां पर पूरे प्रदेश के युवा जो है कोचिंग करते हैं, कोचिंग सेंटर का एपिसेंटर भी हो। मैं वही कह रहा हूं, कोचिंग सेंटर, वो तो एक तरह से इस प्रदेश का कोचिंग का हब है करणपुर। और हब जैसे सेंटर में पेपर से 1 दिन पहले वो माफिया जो जेल से छूट के आ चुका है, इस राज्य में पेपर लीक का बड़ा माफिया है, वो उस हब में क्या कर रहा था? पर ये किसने बताया? ये हाकम सिंह तक कैसे पुलिस पहुंची? ये सब हमने करवाया। इसके बाद आप पर आरोप लगते हैं कि संगठित होकर जो है बेरोजगार संघ भी जो है माफियाओं से मिलकर नकल करवाते हैं। इस प्रकार के आरोप भी आप पर लगते हैं। मतलब कैसे संगठित होकर? सबसे आप लोग साठगांठ करते हैं, कैसे पेपर लीक होता है, क्या चीजें होती हैं, और तमाम तालमेल आप बिठाते हैं। इस प्रकार के बड़े आरोप आप पर लगे। नहीं तो हाकम सिंह कह देना फिर, अगर संगठित होके करना है तो हाकम सिंह कहते कि मेरे साथ राम कंडवाल भी मिला हुआ है। दिखा दे हाकम सिंह कि भाई राम कंडवाल मेरे साथ मिला है और ये हम संगठित होकर ये सारी योजनाएं रचते हैं। कह दे, क्या दिक्कत है? कर दो मुझे गिरफ्तार, निकालो तो ऐसे कोई सबूत, या फिर वो राठी बोल दे, या फिर मुकेश सैनी बोल दे हरिद्वार का कि भाई ये राम कंडवाल और हम संगठित होके करते हैं। राम भाई, आप जो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, सुन रहे हो आप? क्या हो गया सुन रहे हैं? आप तो गिरफ्तार करवा दिए हैं, और उससे पहले भी हम इस सारी चीजें की हैं। मैंने कहा ना, हमने तो छाती खोल के जो है हम सीधे सारी चीजें करते हैं। चाहे मुकेश सैनी सुने, चाहे जो हाकम सिंह सुने, चाहे कोई भी सुने, पर हमें पता है ये क्या चीजें यहां पर कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई इनको आप इन पर नजर रखिए। अगर आज वो बाहर हैं तो ठीक है, बाहर अगर ऐसी हरकतें नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हरकतें कर रहे हैं तो पुलिस नजर रखे ना। आपको लग रहा है कि नजरें नहीं रखी जाती हैं? बिल्कुल नजरें नहीं रखी जा रही हैं। मैं तो कह रहा हूं नजरें नहीं रखी जा रही हैं, आप इन पर नजर रखिए। वरना नजर तो हम भी रख रहे हैं, पर आपको बड़ी पुलिस प्रशासन सिस्टम सरकार को नजर रखनी पड़ेगी। वरना हो ना हो कल फिर अगर ऐसी घटना हो गई, कोई पेपर लीक हो गया, तब तो मुझे लगता है यहां तो सरकार भी नहीं बचेगी। फिर अगर इस बार ऐसा हो सकता है एक पेपर लीक के बाद, तो अगली बार क्या होगा? वो दृश्य आप सोचिए क्या होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार अभी से ध्यान दे, सारे माफियाओं पर नजर रखे। माफिया क्या है? माफियाओं के चेलों पर नजर रखे। जो माफिया के चेले हैं, जो इसके इर्द गिर्द हैं, जो पैसे की साठगांठ डील करते हैं, उन पर नजर रखे। तो जब तक ये नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि इस राज्य में ये ऐसा पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। फिर राम के भक्त हनुमान थे, और ये राम किसके भक्त हैं आखिर? किसके मुरीद हैं आप? बॉबी पवार को छोड़ के। देखिए, बॉबी पवार के मुरीद क्या है? बॉबी पवार का मुरीद तो पूरा इस राज्य का युवा है। हमारा जो, हम तो भगवान के मुरीद हैं। किसको आइडल मानते हैं? हम भगवान राम लीडर को आइडल मानते हैं? किसी भी पार्टी का? अटल बिहारी वाजपेयी मेरे हुए हैं, मेरे वो भुवन चंद्र खंडूरी जी हुए हैं इस राज्य में, जिनको मैं मानता था। हालांकि अगर उनकी कुछ गलत चीजें होंगी वो होंगी, लेकिन एज अ लीडर मैं उनको बहुत पसंद करता था, भुवन चंद्र खंडूरी जी को। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत पसंद करता था। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत पसंद करता हूं। तो ये जो तमाम जो लीडर हैं, जिनको देख के एक तरह से मैंने सोचा कि हमें भी जो है इनके जैसा कुछ करना चाहिए हमें। अब हालांकि जो भुवन चंद्र खंडूरी जी की बेटी हैं ऋतु भूषण, मैं वही कह रहा हूं, पिता से प्यार और बेटी से जो है बेटी का विरोध। नहीं, विरोध क्यों? विरोध इसलिए कि भाई आज जो चीजें नहीं हो रही हैं, मैंने तो ये सोचा था कि ऋतु भूषण खंडूरी जी हैं, उनके खून में जो है उबाल होगा, उनके खून में उबाल होगा। अपने पिता की तरह दहाड़ेंगी, अपनी पिता की तरह जो है काम करेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ अपने पिता के दम पर जो है विधायक जीत रही है लगातार। उपलब्धि कुछ नहीं है। ऋतु भूषण खंडूरी जी की एक उपलब्धि बता दीजिए। उपलब्धि कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पिता के दम पर जो है वो जीत रही हैं।
और हमने भी ये प्रण लिया है कि भाई अगर आप ऐसी हरकतें करेंगी, अगर आप ऐसी रही और युवाओं की मांगे आप नहीं मानोगी और ये सारी चीजें करोगी तो फिर आपको हरवाया भी जाएगा। ये भी हमने जो है प्रण लिया है। राम भाई, बेरोजगार संघ के आप अध्यक्ष हैं और बात स्वाभिमान मोर्चा पर करते हैं। आप चाहें तो उसका जवाब ना भी दे सकते हैं क्योंकि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। कहा यह जा रहा है कि 2027 से पहले स्वाभिमान मोर्चा में बड़ी फूट पड़ने वाली है। जितने बड़े नेता हैं वो भाजपा, कांग्रेस और तमाम जगह ज्वाइन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं मोर्चा कमजोर हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको वास्तव में? समझ रखते हैं आप इतनी राजनीतिक? नहीं, ये स्वाभिमान मोर्चा मुझे क्या चल रहा है वहां पर, क्या नहीं चल रहा है, बस मुझे ये राजनीतिक समझ तो आप रखते होंगे कि लग रहा है आपको कैसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुझे देखो, मुझे वाकई में मैं स्वाभिमान मोर्चा, ना मैं किसी मीटिंग में जाता हूं, ना मैं स्वाभिमान मोर्चा का एक तरह से कुछ चीजें मैं वो करता हूं, है ना। तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वो बेहतर काम कर रहे हैं, कई जगह मैं फोटो देखता हूं, सोशल मीडिया में देखता हूं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इतना मुझे नहीं पता कि कौन वहां पर जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, किसको इन्होंने जोड़ा है, किसको नहीं जोड़ा है, मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि स्वाभिमान मोर्चा के कैबिनेट में तो आप नहीं है, परंतु किचन कैबिनेट में राम कंडवाल की राय भी ली जाती है। नहीं, हमारी कौन सी राय लेनी, हमें तो यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही है भाई साहब। आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम किचन कैबिनेट में, हम इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्वाभिमान मोर्चा में क्या क्या चल रहा है मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अभी जैसे अगर कुछ बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसमें मुझे भी निमंत्रण मिलता है। हालांकि मैं किसी में जाता हूं, किसी में नहीं जाता हूं, लेकिन बेरोजगार संघ अलग है, बेरोजगार संघ की जो कार्य है वो अलग है, स्वाभिमान मोर्चा के कार्य अलग है। आपको बुलाया नहीं जाता या फिर आप जानबूझ के दूरियां बनाए रखते हैं कि राम कंडवाल चर्चाओं में ना आ जाए स्वाभिमान मोर्चा के कारण, पॉलिटिकल जो है दाग न लग जाए? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखिए, बेरोजगार संघ बिल्कुल अलग है। वो मुझे क्यों बुलाएंगे कि आप हमारे मंच में आइए, आप जो है हमारे साथ मीटिंग, मुझे क्यों बुलाएगा? मुझे यूकेडी वाला भी क्यों बुलाएगा अगर हम बेरोजगार संघ में? मुझे भाजपा वाला भी क्यों बुलाएगा? कांग्रेस वाला भी क्यों बुलाएगा? तो कोई पार्टी हमें बुलाएगी क्यों? तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। राम भाई, जब बेरोजगार संघ एक्टिव मूवमेंट में आया, बेरोजगार संघ पर लोगों ने विपक्ष से ज्यादा भरोसा जताया, तो यह भी कहा गया कि सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ प्रभावशाली लोग जो हैं बेरोजगार संघ का प्रयोग कर रहे हैं। क्या वास्तव में ये चीजें सामने आई थी? आपने इस पर मंथन किया कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। बेरोजगार संघ में आज तक तो ऐसा कोई प्रभावशाली लोग नहीं आए। बेरोजगार संघ में अगर आप भी देख रहे होंगे, अब सब पूरी दुनिया देख रही है कि बेरोजगार संघ कौन है। बेरोजगार संघ युवाओं का एक तरह से एक संघ है, एक समूह है जिसमें सारे युवा उसके नीचे हैं। राम कंडवाल बेरोजगार संघ में है। आप कोई थर्ड पर्सन या फिर किसी ऐसा नेता का जुड़ाव बता दीजिए जो बेरोजगार संघ में जिसकी दिलचस्पी हो, जो बेरोजगार संघ में जो है दखल रखता हो, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने आज तक किसी नेता को यहां पर वो नहीं करने दिया है कि कोई बेरोजगार संघ को जो है अपने उससे चलाए। ये संगठन अगर चलता है तो युवाओं के दम पर ही चल रहा है और आगे भी युवाओं के दम पर चलेगा। नकल विरोधी कानून सरकार लाती है, कितना सही आप इसको मानते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि आप लोगों ने विरोध भी जताया इसका। देखिए, विरोध इसलिए उस समय जताया था क्योंकि आप देखो ना, तब से लेकर अब तक जो है नकल रोधी कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार नहीं करवाया गया। हमने तो ये कहा था कि 2022 में जो भर्ती घोटाले उजागर हुए थे, वहीं से नकल रोधी कानून कुछ जैसे होता है ना, बैक डेट में आप करते हैं, तो उसी समय इन पे अगर लगा दिया जाता, जो माफिया अगर पकड़े गए थे, जहां जहां ये पकड़े गए थे, चाहे वो इन आयोगों के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक थे, चाहे वो लोक सेवा आयोग में जो अधिकारी गिरफ्तार हुआ, चाहे वो भाजपा का नेता क्या था, वो धालीवाल कोई था, हाँ धारीवाल था, या फिर जो हाकम सिंह था, या फिर जो भाजपा के जो कोई जिला वहां से भी कोई गिरफ्तार हुआ था, वो थे। क्यों इन सब पे लगा देते ना उस समय नकल रोधी कानून? आज जेल में रहते। कम से कम आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई जो है पेपर लीक के बारे में सोचता। वसूलते ना इनसे 10 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए अगर इनसे वसूलते, इनके घरों में बुलडोजर चलाया जाता, इनके सारी जो है संपत्ति ध्वस्त की जाती, तो किसकी हिम्मत होती? तो किस बात का नकल रोधी कानून वो, जब ये सारी चीजें होनी नहीं है। तो हम तो ये कह रहे थे कि पहले ये वाली आप चीजें करो, अगर नकल रोधी कानून बना रखा तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। नकल रोधी कानून में आप देख रहे हो कि उसमें भाई हमने जयमाल लगाए हैं,
हमने जो है 5G जैमर लगा रखा है, जगह जगह हमारी चेकिंग हो रही है। 100 मीटर के दायरे में कोई आ नहीं सकता है। जब 100 मीटर के दायरे में कोई नहीं आ रहा, जब फोन अंदर किसी को अलाउड नहीं है, तो फिर जो अभी हाल में नकल हुई है वो फिर अंदर मोबाइल कैसे लेगी अपना? तो ये तो नकल रोधी कानून का क्लॉज का आपने जो है दुरुपयोग कर दिया ना। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई नकल रोधी कानून अगर बना रखा तो कम से कम आप उस कानून के तहत काम भी तो करो। तो वो सारी चीजें नहीं हो रही है, इसके उसका विरोध भी हुआ था और डंके की चोट पर हुआ था। आगामी क्या क्या एजेंडे बेरोजगार संघ के हैं और क्या कुछ करने वाले? देखिए, आगामी जो एजेंडे हैं, हमने कई 2-3 एजेंडे हमने पहले से तय रख दिए हैं, जिसमें इस राज्य में जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बनाए हैं, उनकी पूरी प्रदेश में जो हमने टीमें लगा दी हैं, गठित कर दी हैं। कई दस्तावेज हमारे पास आ गए हैं, वो हम दे रहे हैं। इस राज्य में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो भारी लोग लगे हुए हैं फर्जी तरीके से, वो हम दे रहे हैं। इस राज्य में कई लोग ऐसे हैं आउटसोर्स में जो भी बाहर के लोग लगे हैं, वो उन पर भी RTI लग चुकी है, वो RTI हम पे आ चुकी है, वो हम कर रहे हैं। पारदर्शिता के साथ इस राज्य में एग्जाम हो। अगर आप संविदा में भी करा रहे हो तो निकालो ना आप विज्ञप्ति निकालो, एक परीक्षा आयोजित कराओ सारी चीजों में, और उसके बाद जो है भर्ती कराओ। ये होना चाहिए। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि कई हमें ऐसे दस्तावेज अभी मिल चुके हैं जहां पर फर्जी तरीके से, जैसे SC ST OBC हो गया। मान लीजिए कोई OBC का है तो उसने SC का सर्टिफिकेट बनाकर UK SSSC से, UK PC से नौकरी पा ली है। तो उनके भी कई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, वो भी हम आयोग को एक बार मैं दे के आ चुका हूं। अब दूसरे चरण में भी हम जाएंगे। राम भाई, चलिए राम कंडवाल जी, आपने अपना मूल्य समय दिया, तहे दिल से आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप बेरोजगारों की मांग यूं ही उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, राम कंडवाल, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सारे सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए। आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।